अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर निमोनिया के बारे में। निमोनिया जो कि एक लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है जिसमें एल्वुलाई सैक की इन्फ्लामेशन अकर होती है। अब निमोनिया मोस्टली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से अकर होता है जिसमें वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई काज कर सकते हैं। सो निमोनिया में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्री होती है एल्वुलर स्पेस में थ्रू ड्रॉपलेट इन्हेलेशन। ड्रॉपलेट इन्हेलेशन के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर करते हैं एल्वुलर स्पेस में और वहाँ पे जाके इन्फ्लामेशन करते हैं। इन्फ्लामेशन के बाद वहाँ पर फ्लूइड इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से वहाँ पर प्रॉपर गैस एक्सचेंज टेक प्लेस नहीं कर पाती और कंडीशन अकर होती है जिसको हम निमोनिया बोलते हैं। अब अगर टाइप्स की बात करें निमोनिया के तो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ निमोनिया जिसमें कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया आ जाता है, यानी जो कम्युनिटी से निमोनिया एक्वायर हो उसको हम कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया बोलते हैं। दूसरा है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, यानी वो निमोनिया जो हॉस्पिटल एडमिशन के दौरान पेशेंट को हो उसको हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया बोलते हैं। देन है हेल्थ केयर एसोसिएटेड निमोनिया, जो हेल्थ केयर एसोसिएशन की वजह से निमोनिया हो तो उसको हम हेल्थ केयर एसोसिएटेड निमोनिया बोलते हैं। उसके अलावा कुछ निमोनिया वेंटिलेटर्स की वजह से भी होती हैं तो उनको हम वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया भी बोलते हैं, क्योंकि इनमें जो लंग्स हैं वहाँ पर ह्यूमिडिफिकेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाती है जिसकी वजह से इन्फेक्शन का रिस्क इंक्रीज होता है। तो इस कंडीशन में भी निमोनिया हो सकती है और उसको हम वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया बोलते हैं। लास्ट आता है हमारे पास एस्पायरेशन निमोनिया। एस्पायरेशन में जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल का कंटेंट है वो बैकफ्लो होता है उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम में, उसकी वजह से निमोनिया अगर होती है उसको हम एस्पायरेशन निमोनिया बोलते हैं। ओके, अब इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो नोट है आपने क्या याद रखना है, निमोनिया में क्या होता है, गैस एक्सचेंज जो कि अकर होती है थ्रू एल्वुलाई, निमोनिया में वो गैस एक्सचेंज इम्पेयर हो जाती है। जैसे ये आप एल्वुलाई देख रहे हैं, एल्वुलाई के सराउंड में ब्लड कैपिलरी है, ब्लड वेसल, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है और ऑक्सीजन अंदर आ रही है। लेकिन यहाँ पर इस कंडीशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट है यानी उनकी एक्सचेंज है वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाती इन कंडीशन ऑफ निमोनिया। उसके बाद हम डायग्राम देखते हैं हेल्दी और निमोनिया वाला। तो हेल्दी अगर आप एल्वुलाई देखें तो दे आर वाइड एंड ओपन। जो हेल्दी होते हैं वो एक तो वाइड होते हैं और दूसरी बात वो ओपन होते हैं जिसकी रिजल्ट में गैस एक्सचेंज प्रॉपर वे में हो पाता है। लेकिन अगर बात करें निमोनिया वाले एल्वुलाई की तो निमोनिया वाला एल्वुलाई इन्फ्लाम है, उसके अलावा उसमें फ्लूइड फिल हो गया है, उसके अलावा वहाँ पर WBCs भी आ गए हैं, क्योंकि हमें पता है जहाँ पर इन्फ्लामेशन होती है तो उसकी उस जगह पर बहुत ज़्यादा फ्लूइड आ जाता है, WBC आ जाते हैं, रेड ब्लड सेल आ जाते हैं उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा मटेरियल हो गया है किसका, इन्फ्लामेशन का, फ्लूइड का, WBC का, RBC का और बैक्टीरिया का, जो कि क्या कर रहा है, इस एल्वुलाई को ब्लॉक कर रहा है और उसको नेरो कर रहा है। जब ये ब्लॉक और नेरो हो रहा है तो इसके रिजल्ट में गैस एक्सचेंज इम्पेयर हो रही है, तो इस कंडीशन को हम निमोनिया बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं फर्दर इसके सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स के लिए यहाँ पर एक निमोनिक है निमोनिया। आपने जस्ट निमोनिया वर्ड याद रखना है, उसका जो फर्स्ट लेटर है उससे उसकी सिम्टम और साइंस जो है वो इनिशिएट होगी यानी स्टार्ट होंगी। तो निमोनिया का P स्टैंड फॉर प्रोडक्टिव कफ या फिर प्यूरुलेंट स्पूटम। जो निमोनिया वाला पेशेंट होगा उसमें आपको प्रोडक्टिव कफ मिलेगी। प्रोडक्टिव कफ क्यों मिलेगी, बिकॉज ऑफ इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस की वजह से वो साइटोकाइंस रिलीज होंगे। साइटोकाइंस फर्दर किसको इनिशिएट करते हैं, गोबार्ड सेल को। गोबार्ड सेल का काम होता है वो म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं लंग्स में, ठीक है। जैसे वो एक्टिवेट होंगे तो ज़्यादा अमाउंट में वहाँ से फ्लूइड जो म्यूकस है वो प्रोड्यूस होगा। उसके अलावा पीछे हमने एग्जीड्यूट को डिस्कस किया जिसमें फ्लूइड, WBC, RBC और बैक्टीरिया थे। तो इनकी वजह से जो स्पुटम है वो स्मेली हो जाता है, पेरुलेंट यानी उसमें बैक्टीरिया का अमाउंट होता है। तो निमोनिया में हमें पेरुलेंट स्पुटम मिलता है।
पिरुलेंट यानी पस वाला, ओके, इसमें पस भी हमें मिलती है क्योंकि जब बैक्टीरिया की डेथ होती है तो उसके रिजल्ट में, और न्यूट्रोफिल्स की भी डेथ होती है तो उसके रिजल्ट में हमें पस की फॉर्मेशन मिलती है, तो हमें पिरुलेंट स्पूटम मिलेगा। एन स्टैंड फॉर न्यूरो चेंजेस, स्पेशली इन एल्डरली हमें न्यूरो चेंजेस मिलेगी। एलिवेटेड लेब, जिसमें हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और डब्ल्यूबीसी का लेवल इंक्रीज मिलेगा। यू स्टैंड फॉर अनयूजुअल ब्रीथ साउंड, निमोनिया में आप याद रखेंगे, निमोनिया में मोस्टली हमें कोर्स, क्रैकिल और रोंकाई वाले जो साउंड हैं वो मिलते हैं। देन एम स्टैंड फॉर माइल्ड टू हाई फीवर, क्योंकि जहाँ पर इन्फ्लामेशन अगर होती है तो वहाँ पर फीवर ज़रूर होता है, तो निमोनिया में भी इन्फ्लामेशन अगर हो रही है तो इसमें भी माइल्ड टू हाई फीवर होगा। ऑक्सीजन सेचुरेशन हमें बहुत लो मिलेगी क्योंकि प्रॉपर गैस एक्सचेंज नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन की सेचुरेशन है वो लो हो जाएगी। नाजिया एंड वोमिटिंग इनिशिएट हो सकती है। उसके अलावा हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है बिकॉज ऑफ द हाइपोक्सिया कंडीशन और लो ऑक्सीजन सेचुरेशन, क्योंकि हमें हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की नीड होती है, तो ऑक्सीजन की नीड को पूरा करने के लिए हमारा जो हार्ट हार्ट का वर्क है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। देन एक ही चिल्स एंड फटीक फील करेगा वो पेशेंट। सो ये वो सारी साइन और सिम्टम्स थी जो आपको निमोनिया वाले पेशेंट में मिल सकती हैं। उसके बाद बात करते हैं रिस्क फैक्टर की, यानी वो कौन से रिस्क फैक्टर हैं जो कि निमोनिया काज कर सकते हैं। सो रिस्क फैक्टर में रिस्क फैक्टर कैन बी कम्युनिटी एक्वायर्ड और हॉस्पिटल एक्वायर्ड, ये मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर हैं निमोनिया के लिए। कम्युनिटी से भी हो सकती है और हॉस्पिटल की वजह से भी निमोनिया हो सकती है। देन पेरियोर इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, और वो लोग जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं या फिर जिनमें HIV है, यंग है, ओल्ड हैं, और ऑटो इम्यून इन्फेक्शन की वजह से निमोनिया अगर हो सकती है। पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन में निमोनिया हो सकती है। लंग डिजीज जैसे कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, इमोबिलिटी और एस्पायरेशन के रिस्क पर जो होते हैं उन सबको निमोनिया के रिस्क ज़्यादा होते हैं होने के। उसके बाद बात करते हैं इसके डायग्नोस की, किस तरह से हम एक निमोनिया वाले पेशेंट को डायग्नोस कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले चेस्ट एक्सरे करवाएंगे। तो निमोनिया में जो हमें चेस्ट एक्सरे मिलेगा उसमें हमें पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स मिलेंगे और पेल्यूरल इफ्यूजन मिलेगी, और लैब टेस्ट करवाएंगे तो उसमें हमें वाइट ब्लड सेल का अमाउंट इंक्रीज मिलेगा, क्योंकि हमें पता है जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है इन्फेक्शन होता है तो उसमें हमें वाइट ब्लड सेल्स का अमाउंट इंक्रीज मिलता है। स्पुटम कल्चर करवाएंगे जिससे हमें पता चलेगा कि आइधर निमोनिया बैक्टीरियल है, वायरल है या फिर फंगल है, ओके, क्योंकि स्पुटम में हमें बैक्टीरिया और वायरल और फंगल इन सब का अमाउंट मिल जाता है। तो ये सारी हम टेस्ट करवाएंगे टू डायग्नोस निमोनिया। उसके बाद इंटरवेंशन की बात करें तो इंटरवेंशन क्या हो सकती है निमोनिया के लिए। मॉनिटर रेस्पिरेटरी स्टेटस, पहले तो हम उनका रेस्पिरेटरी स्टेटस मॉनिटर करेंगे, उसके साथ वाइटल साइंस मॉनिटर करेंगे जिसमें उनका हार्ट रेट आ गया, टेम्परेचर पल्स ऑक्सीमीटर से करेंगे, उनकी ऑक्सीजन सेचुरेशन मेजर करेंगे। उसके अलावा स्पुटम का कलर, कंसिस्टेंसी और उसका अमाउंट मॉनिटर करेंगे। देन डाइट में उनकी कैलोरीज का अमाउंट इंक्रीज करेंगे, प्रोटीन का अमाउंट इंक्रीज करेंगे, आल्सो हम फ्लूइड्स का अमाउंट भी इंक्रीज करेंगे। फ्लूइड्स ओरल या फिर IV दोनों रूट से हम इंक्रीज कर सकते हैं। फ्लूइड्स का काम ये होता है कि वो सिक्रेशन को थिन करता है और कंपनसेट्स करता है डिहाइड्रेशन फ्रॉम फीवर, क्योंकि फीवर की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है तो उसको कंपनसेट करने के लिए हमें फ्लूइड्स की नीड होती है, तो हम यहाँ पर फ्लूइड का अमाउंट इंक्रीज करेंगे। देन मेडिकेशन में हम एंटीपायरेटिक्स, एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल देंगे, और उसके अलावा जो एंटीबायोटिक्स हमने देनी है वो कल्चर टेस्ट करने के बाद देनी है। देन सेमी फाउलर पोजीशन देनी है, ये हेल्प करती है लंग की एक्सपांशन, और उसके अलावा ब्रोंकोडायलेटर्स, कफ सप्रेसेंट्स, म्यूकोलाइटिक एजेंट्स देने हैं।